हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दो चैट के अंदर अगर आवाज बढ़िया है तो। अगर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं तो जल्दी से एक बार चैट के अंदर बता देंगे, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? भाइयों बहनों मित्रों, जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर यस यस। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? यार जल्दी से बताओ जरा। हाँ, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? भैया इतना लेट आए हो कि फ्री फायर के 2 मैच खेल लिए? तूने 15 मिनट में फ्री फायर के 2 मैच खेल लिए? मतलब तू नूब प्लेयर है। है ना? चलो, बहुत बढ़िया। कैसे हो सभी के सभी? कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? एकदम बढ़िया। यार थोड़ा सा लेट हो गया था तो उस टाइम को यूटिलाइज करके थोड़ा रिवाइज कर लेते। जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसको थोड़ा सा पढ़ लेते, रेस्पिरेशन समझ लेते, ब्रीथिंग पढ़ लेते। बताया था लास्ट क्लास में, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? ठीक है। लास्ट क्लास तक बेटा हम न्यूट्रिशन पूरा खत्म कर चुके थे और हमने स्टार्ट करा था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है, उनका डिफरेंस भी तुम्हें बताया था, राइट? हाँ या ना? रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज कराई जाती है ना? है ना? एनर्जी रिलीज कराई जाती है। अरे किसी को याद है या सारे भूल गए भाई? अरे यार, एक तो ये 2-3 दिन बाद जब क्लास होती है ना, तो बच्चे ऐसे आते हैं क्लास के अंदर। क्या बोल रहे हो भैया? ये कब पढ़ाया आपने? अच्छा, 3 दिन पहले? 3 दिन पहले की याद हमें कहाँ भैया? हमें तो यही नहीं पता कल हमने क्या खाया था टिफिन के अंदर। हमें वो याद नहीं है, आप 3 दिन पुराना पूछ रहे हो हमसे? बताओ, बताओ भला। हाँ, याद है, याद है, याद है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अच्छा, ये कब पढ़ाया बेटा? संडे को एक्स्ट्रा क्लास थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, संडे को कहाँ थे? बाहर घूम रहे थे। ये मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी लिखवाई थी। याद आ रहा है कुछ धुंधली धुंधली यादों में, या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पिटने के काम कर रहे हो, ऐसा मारूंगा ना तुम्हें। पढ़ लो चुपचाप। ठीक है। आया। ठीक है। रेस्पिरेशन को मैं आपके बारे में, मतलब रेस्पिरेशन के बारे में आपको बता चुका था। बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है, आगे बढ़ते हैं, यहां से कहानी को आगे लेके जाते हैं। ठीक है। अब अगली चीज, कि जो रेस्पिरेशन है ना, ये कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला क्या बोला मैंने? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक। तो ये क्या डिफरेंस है एरोबिक एन एरोबिक में? समझना बेटा। एरोबिक यानी ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जहां पर ऑक्सीजन बहुत सारा होगा, उसको हम बोलेंगे एरोबिक। एनारोबिक क्या है? वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन जहां पर या तो बहुत कम होगा या तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं है। क्या भैया, रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दिखाऊंगा अभी। ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकता, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है। तो समझे बात को। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जहां पर ऑक्सीजन है। एनारोबिक जहां पर ऑक्सीजन नहीं है या तो बहुत कम है। चलो ठीक है भैया, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब एक डिफरेंस देखेंगे, बट डिफरेंस से पहले मैं एक टेबल दिखा रहा हूं, और इस टेबल से मैं तुम्हें आज बता देता हूं 2027 बोर्ड एग्जाम। इस टेबल को देख लो, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहा है। ठीक है, भरोसा रखना है। बट ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज समझना यार बेटा, जब मैं ये सारी चीजें बोलता हूं ना तुम्हें कि इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं पता है, अंकल, यस अंकल। अंकल क्यों लिख रहे हो मेरे को? अंकल, अंकल कौन लिखा है?
मैं तेरे को ऐसा मारूंगा ना, अंकल का अंग और कल दोनों अलग कर दूंगा मैं तेरे अंदर से, समझ रहा है? तेरे अंग अंग अलग हो जाएंगे। मैं बहुत मारूंगा। अंकल लिख रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है, 1% शर्म नहीं आ रही है। अरे मैं तो तुम्हारी ही उम्र का हूं। मतलब तुमसे 5, 6, 7, 8 साल बड़ा, मतलब बराबर ही है अपन तो। अरे अपन तो दोनों बराबर से ही है यार। अंकल लिख रहे हो यार? यार भाई अंकल लिख दिया यार, अरे यार भाई यार। कल मेरे दोस्त की शादी थी, उसमें मैं गया था, उसमें भी बच्चों ने, एक दो बच्चों ने अंकल बोल दिया यार। यार भाई अंकल बोल रहे हैं यार लोग आजकल यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार। अंकल बोल रहे हैं यार लोग, बताओ यार क्या दिन आ गए हैं यार। हाँ, अंकल बोलने लगे, क्या इतना बुजुर्ग हो गया हूं मैं यार, 24 साल उम्र है यार मेरी अभी तो, अंकल क्यों बोल रहे हैं लोग मुझे यार। मैं बहुत मारूंगा, बस हो गया तुम्हारा बहुत, अब पढ़ाई कर लो। मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, पर नहीं, इनको तो मजे ले रहे हैं, मजे करने हैं इनको, पढ़ाई कहां होगी भैया हमसे। आ जाओ, ये टेबल क्या है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, समझना बेटा रेस्पिरेशन में होगा क्या। अब हो गया मजाक मस्ती, आ जाओ अब काम पे आ जाओ, काम पे आ जाओ, ठीक है, काम पे आ जाओ, फोकस फोकस। सुनो, रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्लूकोज आ चुका था, ग्लूकोज कहां से आया था, न्यूट्रिशन से। उस ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक साइकिल है, वो मैं आपको पूरी साइकिल समझा रहा हूं। पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है ना, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, C6H12O6, राइट। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म कहां होता था बताओ, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता था, है ना, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में टूटता है। किसमें, पाइरूवेट में। पाइरूवेट बेटा क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है पाइरूवेट, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले वो जो ग्लूकोज था वो साइटोप्लाज्म में जाके पाइरूवेट में टूट गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये पाइरूवेट के पास 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों को समझते हैं। या तो बहुत सारा ऑक्सीजन उसे मिल जाए, अगर उसे बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, तो ये वाला रास्ता चूज करेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। जब उसे बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पाइरूवेट होता है ये टूट जाता है, जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, है ना, वैसे ये भी टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, ये टूटेगा एनर्जी के अंदर, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी दी बहुत सारी, पानी दिया, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो, हमारी बॉडी के अंदर अगर कम ऑक्सीजन है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन लेस है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो पता है क्या है, एनर्जी तो बनेगी, बट एनर्जी के साथ साथ एक एसिड बनती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड, साथ साथ में एक एनर्जी बनती है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन ना मेनली पता है कहां होती है, हमारे मसल सेल में होती है। कहां होती है, हमारे मसल सेल में होती है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, मान लो तुम फुटबॉल खेलने गए, तुम क्रिकेट खेलने गए, तुम्हारे क्रैम्प्स आए, क्रैम्प्स, किस किस के क्रैम्प्स आए। कभी तुम खेल रहे हो, अचानक से दर्द होने लगता है ना पैर में, क्या जोर से दर्द होता है भाई, जिसने फुटबॉल खेला है ना 1-2 घंटे आराम से, उसको उसको पता है, वो फील पता है। मैं खेलता था अपने स्कूल टाइम में, तो जो दर्द होता था ना क्रैम्प्स में, अचानक से वो 30 सेकंड का वो जो पेन होता है ना, हा हा हा, वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाती है, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, इस लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं बेटा, बेसिकली, ठीक है। चलो, ये 2 रास्ते थे। अब एक रास्ता और है, अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, हम पे तो है ही नहीं, अब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो, ह्यूमन बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, यीस्ट, है ना।
यीस्ट के अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है। और उस रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एनर्जी तो बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आप पढ़ोगे, इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल वही एल्कोहल है, 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, श्री 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 हनी पाजी जी कह के गए थे है ना। तो इथेनॉल इज अल्कोहल बेसिकली। तो यीस्ट यीस्ट जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है, जिसमें वो इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर यीस्ट के केस में इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा सब। लैग आ गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई तो हो गया भाई, क्या आ गया भाई ऐसा, लैग आ गया, ग्लिच आ गया, कोई ग्लिच नहीं आया, कोई ग्लिच नहीं आया। साउंड इज नॉट क्लियर, क्या बातें कर रहे हो यार, साउंड दिक्कत आ रही है क्या, साउंड में, साउंड में दिक्कत आ रही है बेटा, चलो ठीक है। तो यीस्ट के अंदर क्या होता है, यीस्ट के अंदर क्या होता है, यीस्ट के अंदर बेसिकली इथेनॉल बनता है, एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली फर्मेंटेशन बोलते हैं, है ना, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब मुझे पहले तो ये बताओ, क्या ये टेबल तुम्हें क्लियर हुई, पहले बताओ क्या ये टेबल तुम्हें क्लियर है, क्या टेबल समझ में, पहले बता दो जल्दी से, आगे आई या नहीं आई, आगे, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी बन रही है ना, ये एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, शायद तुम्हें पता भी होगा, तुमने सुना भी होगा, क्लास 9th के अंदर एनर्जी का यूनिट होता है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लास 9th माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा भी था, ठीक है। द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी, यानी ये जो एनर्जी है ये एटीपी के उसमें निकलती है, यानी एटीपी यूनिट है, जैसे हमारे लिए रुपया जो है, रुपी जो हम बोलते हैं, 100 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, 10,000 रुपी, वो एक करेंसी है। वैसे एनर्जी की करेंसी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी होती है, क्या होती है, एटीपी होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, ठीक है, ये टेबल क्लियर हुई, ठीक है। अब इस टेबल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में मैं आपको बता भी देता हूं, रुको रुको रुको। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था बेटा, वो जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया था वो एरोबिक था, जिसमें ऑक्सीजन था, बहुत सारा ऑक्सीजन था, क्या बना, CO2, वाटर और एनर्जी बनी। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या बनता था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, याद आ गया। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम एनएरोबिक बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है किसका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो दो पार्ट है ना, कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, और एक में क्या है, एक में एल्कोहल बन रहा है, यानी इथेनॉल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इनके बीच का एक डिफरेंस देख लो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चलो आओ देखते हैं। इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा कम ऑक्सीजन है तो हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, यानी यहां पे जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली नहीं टूटता भाई, है ना, इनकम्प्लीटली टूटता है ग्लूकोज, इन शॉर्ट, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर भी ग्लूकोज इनकम्प्लीटली टूटता है, बट यहां पर लैक्टिक एसिड बनती है, क्या बनती है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इट मेनली अकर्स इन यीस्ट, ये कहां पर होता है, ये यीस्ट में होता है, लेकिन ये जो होता है ये मसल सेल में होता है और कुछ कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है, ठीक है, सम बैक्टीरियाज एंड मसल सेल, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, वहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड एल्कोहल ड्रिंक्स, यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, इससे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। एक कहावत है अगर तुमने सुनी हो तो, कि जो वाइन होती है या फिर कोई भी अल्कोहल होती है, वो जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, उतनी महंगी होती है,
अभी मत पूछना भैया आपको कैसे पता, मैं नहीं कंज्यूम करता कुछ, बट मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वो साइंस है। यीस्ट को जितना रखोगे अल्कोहल के अंदर, वो उतना ज्यादा क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, और आपकी अल्कोहल उतनी अच्छी बनती है। ठीक है, चलो। इट हैपन्स इन मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। क्या है डिफरेंस समझ में आया बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड का? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ, डन है क्या? डन है, डन है, डन है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भैया। विराट कोहली माइनस ध्रुव जुएल, ध्रुव जुरेल, एक मिनट, एक बच्चा लिख रहा है विराट कोहली माइनस ध्रुव जुरेल इक्वल्स टू सीएसके अचीवमेंट। भाई तुम कहां कहां से ये लाते हो यार, कहां कहां से कोड वर्ड लाते हो? आओ जरा देखते हैं इसको भी डिकोड करके। विराट कोहली, विराट कोहली माइनस ध्रुव, ध्रुव जुरेल वो है ना जो विकेट कीपर बैट्समैन, उसी की बात कर रहे हो, इक्वल्स टू सीएसके। वाह यार, मैथ्स कैसे होगा अब ये सॉल्व? क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर बच्चे? हाँ, क्या है ये, इसका क्या मतलब है? विराट कोहली की जर्सी नंबर भैया 18, हाँ वो तो मुझे पता है। ध्रुव जुरेल की जर्सी नंबर देखनी है, क्या है जर्सी नंबर? एक मिनट रुको, मुझे आइडिया नहीं है, एक मिनट रुको, मैं नेट पे सर्च करता हूं। ध्रुव जुरेल जर्सी नंबर, एक मिनट ना, एक मिनट दो बस, अभी सर्च कर लेते हैं। 16, जर्सी नंबर 16 है, तो 16, 18 माइनस 16 इक्वल्स टू 2, 2 सीएसके 2। 2 साल का बैन, ओ भाई, ऐसे तो तुम 2 साल का बैन याद दिला रहे हो। एक दिन मेरे को तो तुम पिटवाओगे ही, तुम खुद भी पिटोगे भाई। एक दिन सड़क पे तो तुम पिट रहे होगे कहीं ना कहीं तो, है ना? मैं तो पिटूंगा ही, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस है, ये जो सारी जो लाइव है, मेरी लाइव में तुम्हें कमेंट करते हो, और एक दिन इसकी क्लिप निकलेगी और मैं पिटूंगा, तुम भी पिटोगे साथ में। आओ, चलो। ठीक है, आओ आओ कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बेटा? चलो अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस भी आजकल पूछा जाता है, बहुत बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, चलो। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और यहां पर क्या होता है, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, या तो लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनता है, जबकि यहां पर प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है, राइट? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, बट यहां पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे स्टार मार्क कर लो, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज बेटर, एरोबिक या एनएरोबिक? तो ऑब्वियस सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटर है। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा बन रही है ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इट अकर्स मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर पाइरूवेट फॉर्मेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये कहां होता है? ये यीस्ट के अंदर होता है, मसल सेल में होता है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज में भी हो रहा होता है। अगर मैं यीस्ट की बात करूं, तो जो यीस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, यीस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, चलो। इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट एंड एनिमल, हर एक प्लांट एंड एनिमल में हो रहा होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस समझ में आ गया? एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, तो अब ना, ये क्वेश्चन था, ये ओ हो देख रहे हो,
ये बताओ मैं कौन सा गेम खेल रहा हूं, कोई गेस करके बताएगा कौन सा गेम खेल रहा हूं मैं? कोई बता सकता है मैं क्या खेल रहा हूं? कोई भी बताएगा? गेस करो, सोचो क्या खेल रहे हैं पीके भैया आखिर। पीके भैया यहाँ पे खेल रहे हैं पिकल बॉल। पिकल बॉल खेल रहा हूं मैं यहाँ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, यानी मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं इंटेंस एक्सरसाइज पे? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन में वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है बताओ? एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पर डबल स्टार लगा ले। ठीक, चलो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एक्टिविटी भी बताई थी। क्या एक्टिविटी तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था अगली क्लास में इस एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, बताओ याद है तुम्हें? इस एक्टिविटी में क्या किया था, अब मैं तुम्हें समझाता हूं इस एक्टिविटी के बारे में। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, देखना। इस एक्टिविटी में यहां पर एक शुगर सोल्यूशन लिया। क्या लिया? एक शुगर सोल्यूशन लिया। उसमें ना हमने थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? यीस्ट डाल दिया। ठीक है, अब यहां से एक पाइप लिया और उस पाइप को यहां पर डाला, और इधर एक सोल्यूशन था, जो सोल्यूशन था लाइम वाटर का। लाइम वाटर तुम्हें याद होगा, चैप्टर नंबर 1 लाइम वाटर। हाँ, थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया। पहले मुझे ये बताओ लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आई कैसे? तो ये पूरा का पूरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर यीस्ट है, और यीस्ट को हमने दे दिया शुगर का एक सोल्यूशन। तो यीस्ट क्या करेगा बेटा? यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा? यहां पर एल्कोहल यानी इथेनॉल बनेगा, और साथ साथ में क्या बोला था मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी, और जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। राइट राइट। तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, या फिर पूरा नाम होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, डन है ना? ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताया था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो इसके इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फटाफट से आंसर देते चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे जल्दी। ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज मसल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इवन दो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बाय? बी, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट होती है। यार ऑक्सीजन जो होती है हमारे हर बॉडी के पार्ट को चाहिए, बट इतनी सारी ऑक्सीजन एक समय पे नहीं आती है हमारी बॉडी के अंदर, राइट? तो थोड़ी सी इनसफिशिएंट हो जाती है, जिस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसी होती है, एनएरोबिक में कैसी होती है? तो तुम्हें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हाई होती है, ठीक है, और एनएरोबिक में लो होती है। तो इसका आंसर आएगा हाई लो। हाई लो, हाई लो, आंसर आ गया ए। चलो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 करोड़ रुपए के लिए, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, ये रहा। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर एक ए लिखा हुआ, ये ए दिख रहा है, ये ए और ये बी, ये क्या है? यानी ग्लूकोज किस जगह पर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बताओ? मैंने तुम्हें बताया था सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो ये ए क्या होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कहां पर कन्वर्ट होता है? मैंने बताया था ह्यूमंस के केस में जो मसल सेल होते हैं, जो हमारे मसल होते हैं, उनके अंदर ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो बी क्या होगा? ये होगा मसल सेल। तो ये होगा साइटोप्लाज्म, ये होगा मसल सेल। आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन देखो, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल, डी आएगा।
सबने अलग अलग आंसर दिए इसके। सी ऑप्शन बेटा एक बार देखो, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजन रिच, क्या ज्यादा ऑक्सीजन है क्या उसपे? अरे ऑक्सीजन कम है तभी तो लैक्टिक एसिड बना रहा है। अरे मूर्ख बालक, क्या करूं मैं तेरा। ठीक है, चल आगे बढ़। In aerobic respiration, the steps are broken down of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide. Both processes respectively occurs in, पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कहां कन्वर्ट होता है, अभी बताया साइटोप्लाज्म में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो कहां बनती है, बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। वो टेबल याद कर लो बस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डी 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 डी। बहुत बढ़िया। Which situation best proves that breathing and respiration are independent process? कौन सी चीज बताती है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग है? ऑप्शन पढ़ते हैं। फास्टर ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, होल्डिंग ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड, स्लो ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, नॉर्मल ब्रीथिंग बट लो एनर्जी लेवल। बताओ क्या चीज बताती है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं देखने को नहीं मिलते बेटा, पहले ही मैं बता रहा हूं। जल्दी। बी 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 बी, बहुत बढ़िया। जिसने बी टिक करा है एकदम सही है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिससे कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग है। अब देखो अगर आप अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर होल्ड कर लोगे, यानी सांस को रोक लोगे बेटा, तो ब्रीथिंग तो रोक ली, बट क्या बॉडी का रेस्पिरेशन बंद होगा? क्या तुम्हारे सेल्स के पास एनर्जी फिर भी होगी? हाँ होगी। 10 सेकेंड अपनी सांस रोक लोगे तो क्या रेस्पिरेशन रुक जाएगा? रेस्पिरेशन नहीं रुकेगा, रेस्पिरेशन नहीं रुकेगा। तो रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। डी, नॉर्मल ब्रीथिंग बट लो एनर्जी। ये भी थोड़ा बहुत सही है बट एक्यूरेट नहीं मानूंगा मैं इसको, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम सांस आराम से ले रहे हैं और हमारी एनर्जी लेवल फिर भी लो है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है कि हाँ कि जो ब्रीथिंग है रेस्पिरेशन है दोनों अलग है, बट इसका मेन आंसर बी होना चाहिए बेटा। चलो, a patient has normal breathing movement and oxygen intake but cells show reduced energy release. Identify the affected life process. Identify the affected life process. बताओ बताओ भैया, उसका डी ही आएगा। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। देखो मतलब लॉजिकली अगर तुम सोचोगे तो बी और डी दोनों करेक्ट हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बट मोर एक्यूरेट कौन सा है? मोर एक्यूरेट मुझे बी लग रहा है, मुझे बी लग रहा है ना। नॉर्मल ब्रीथिंग बट लो एनर्जी, ये चीज भी सही है कि अगर नॉर्मल आप ब्रीथिंग रेट आपका सही है बट एनर्जी लेवल कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो रेस्पिरेशन हो रहा है उससे एनर्जी कम रिलीज हो रही होगी, वो बात सही है। लेकिन यार इसका बी और डी वैसे दोनों ही होना चाहिए। चलो इसका एक्यूरेट आंसर मैं एक बार कल और आपको इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करके आपको मैं बता दूंगा, बट बी एंड डी बोथ होने चाहिए इसके आंसर, बी एंड डी दोनों होना चाहिए, ठीक है। मोर एक्यूरेट कौन सा है वो मैं तुम्हें एक बार कल बता दूंगा वापस से इस पे स्टडी करके, ठीक है। बी एंड डी मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। A patient has normal breathing movement and oxygen intake, but cells show reduced energy release. क्या बोल रहा है कि ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है बट एनर्जी रिलीज जो है वो थोड़ा सा कम है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई दी लाइफ प्रोसेस, कौन से लाइफ प्रोसेस में दिक्कत होगी? तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में दिक्कत है तभी एनर्जी कम रिलीज हो रही है, ठीक है। वाई इज ब्रीथिंग नॉट सफिशियंट हियर? क्योंकि ब्रीथिंग से सिर्फ ऑक्सीजन आता है बॉडी के अंदर, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन से, एंड ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर बोथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। why would be the visible, what would be the visible symptom? यानी क्या क्या विजिबल सिम्टम होंगे? तो वीकनेस, टायर्डनेस। तुम बोलोगे भैया ये तो हमें भी है,
उठने के बाद नींद आती रहती है? क्या तुम्हारे शरीर में भी थकान रहती है? क्या तुम भी अगर 2 घंटे बैठते हो तो कमर दर्द होने लगती है? हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। तो क्या तुम्हारे में बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है? हाँ भैया, हाँ। अरे नहीं है तुम्हारी बॉडी में कोई सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, वो तो तुम्हारा आलसपन है, ठीक है, वो तुम्हारा आलसपन है, ठीक है, वो कोई सेलुलर रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन वीकनेस, टायर्डनेस अगर आपकी बॉडी में रहता है तो इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, बट तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which row in the table below shows the correct product of anaerobic respiration? anaerobic respiration में क्या बनता है बेटा? ह्यूमंस के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? ह्यूमंस के अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। यीस्ट के अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट के अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कौन सा आंसर होगा सही? ये टिक होना चाहिए और ये टिक होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी होगा, सेकेंड बी ऑप्शन। बताओ। ठीक है, डन है भैया। इस बार आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी? देखो बेटा, मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, पर हाँ ये जरूर बता सकता हूं कि कौन सी टीम बिल्कुल नहीं जीतने वाली। अब बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन अंदर से सबको पता है कि कौन सी टीम है जो कि बिल्कुल ही नहीं जीतने वाली इस साल। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। Sometimes sportsmen while running athletes suffer from muscle cramps. Why? इसका आंसर है lactic acid. How is the respiration in this case is different from aerobic respiration? इस केस के अंदर anaerobic respiration हो रहा है जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बन रही है। बस आपको यही एक्सप्लेन करके आना है, आंसर एक बार रीड कर लेना। चलो, What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? ये मैं आपको पूरा का पूरा डिफरेंस बता चुका हूं, मैं पूरी टेबल दिखा चुका हूं डिफरेंस की। चलो अब देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। रवि इज 16-year-old athlete preparing for his school sports competition. During practice, he notices his breathing rate increases significantly while running, and sometimes he feels mild cramp in his leg. ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। Why does Ravi breathing rate increases during exercise? जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ब्रीथिंग रेट इतनी इंक्रीज क्यों हो जाती है भाई? क्यों हो जाती है? क्योंकि व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर इन मसल। मसल में कौन सा रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे? बोलो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। व्हाट कॉजेस क्रैम्प इन द मसल? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल। यानी इसके अंदर आपको क्या लिखकर आना है, यहां पर वो जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना, वो जो लैक्टिक एसिड वाला रास्ता था, ग्लूकोज, पाइरुवेट, बोलो, मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, वो टेबल आपको बना के आनी थी, वो पूछ रहा है यहां पे, ठीक है। सजेस्ट वन वे टू रिड्यूस मसल क्रैम्प। क्या एक तरीका है जो कि मसल क्रैम्प रिड्यूस आप कर सकते हो? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। ये आप सोचो, खुद सोचो, ये आप सोचो कि कोई ऐसा एक तरीका बताओ जिससे कि मसल क्रैम्प रिड्यूस हो सकता है क्या बॉडी का। सोचो भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। कोई भी कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। गर्म पानी में पांव डाल दो। वाह यार, बहुत बढ़िया। ये एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है इसका, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करोगे तो मजा आ जाएगा। देखो भाई, all living cell require energy for formation of activities. This energy is available by breakdown of simple carbohydrate, either using oxygen or without oxygen. ठीक है ठीक है। The graph below represent blood lactic acid concentration on of an athlete during a race of 400 meter and shows a peak at
डी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो है ना पूरा का पूरा ग्राफ, ये है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे लैक्टिक एसिड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक समय पे जाके लैक्टिक एसिड एकदम हाईएस्ट हो गया और फिर लैक्टिक एसिड नीचे ड्रॉप होने लग गया। ये ग्राफ हमें दिया है, ये एक हमें ग्राफ दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट। ये इवेंट कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा? तो इसका आंसर आएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कौन बताता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बताता है। और कौन बताएगा? मूर्ख बालक। हाँ ठीक है, अरे भाई एक ही क्वेश्चन था इसका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन अधूरा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन अधूरा है? ये क्वेश्चन अधूरा है यार, इसके और भी पार्ट थे। तो अरे भैया कहां गए और पार्ट? उड़ा दिए क्या? अरे यार भाई ऐसे उड़ाया मत करो टीम, क्या कर रहे हो यार? इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके आगे के पार्ट से उड़ा दिए। बताओ कोई तरीका होता है क्या यार? ये कोई तरीका होता है? बताओ यार। ये अपने एसीपी में डाला है क्या बेटा? ये एसीपी में डाला है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक मिनट रुकना, एसीपी में शायद ये क्वेश्चन डाला होगा, जितना मुझे लग रहा है, जितना मुझे याद है। ये बहुत प्यारा सवाल था यार, क्या करते हो यार? कुछ लोगों की तो, कुछ लोगों की नौकरियां खत्म करनी पड़ी। नहीं ये क्वेश्चन नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका इसका कल इसको एक बार फिर ले आऊंगा मैं, है ना, इस क्वेश्चन को मैं फिर ले आऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर ले आऊंगा। इसके एक दो पार्ट और हैं, इसके एक दो पार्ट और थे जिसमें कि ये पूछा जा रहा था, जिसमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलो कल ही मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लो भाई, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस देख लो, है ना। ब्रीथिंग क्या है बेटा? ब्रीथिंग एक ना नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना, फिजिकल प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल मेथड है। क्या? एक बायोकेमिकल, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अंदर बॉडी के अंदर केमिकल सारे होते हैं, तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बट ये फिजिकल प्रोसेस है। इट अकर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग। जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो लंग में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल के अंदर होता है। कहां होता है? सेल के अंदर होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, एनर्जी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एक डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो गई कि व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। राइट, राइट, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस हो गया। अभी तक के लिए मुझे इतना बताओ, मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन पढ़ाया, मैंने तुम्हें दो टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ाया, एरोबिक एनाएरोबिक। क्या तुम्हें वो समझ में आया क्या? ऑनेस्टली बताना, एरोबिक एनाएरोबिक, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसके अलावा जो एरोबिक वाला है वो तुम्हें समझ में आया क्या? मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराया, क्या तुम्हें वो समझ में आया क्या? जल्दी से पी के लिख के बता दो अगर समझ आ गया है तो, यहां तक का, अगर यहां तक का समझ में आ गया है तो। यस आया? आया? ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो ये है कि हमने रेस्पिरेशन तो समझ लिया, बट हमने ब्रीथिंग तो समझा ही नहीं। अरे हमारे लंग में आखिर ऐसा क्या है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं? कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? हमारे लंग्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे लंग्स होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर वर्क कैसे करता है भैया? यही तो समझ नहीं आ रहा है हमको। हाउ डज इट वर्क? तो आओ जरा इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस एक बार डायग्राम दिखा रहा हूं। आज की क्लास लंबी नहीं खींचेंगे, ठीक है, आज जल्दी छुट्टी कर देंगे, कल 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, पहले ही मैं बता रहा हूं। आज तुम्हारे लिए एक होमवर्क भी मैं दूंगा, मैं अभी आपको एक डायग्राम समझा रहा हूं। कल तुम एक बार इस डायग्राम को बना के प्रैक्टिस करोगे, और जो आज मैं बता रहा हूं उसको एक बार कल दिमाग में याद करके आओ। ठीक है, ये दो होमवर्क मैं तुम्हें आज के लिए दूंगा। एक बार डायग्राम समझ लो, समझ लो, आ जाओ। देखो, सांस ना हम या तो नाक से लेते हैं या तो मुंह से लेते हैं, दोनों से हम सांस ले सकते हैं, मेनली हम नाक से लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो होता है नाक वाला, इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज, जहां से सांस आप लेते हो। एक माउथ कैविटी भी होती है, यहां से भी आप सांस ले सकते हो, क्योंकि नेजल पैसेज और माउथ कैविटी दोनों देखो एक जगह पे आके मिल जाते हैं, ये दोनों एक जगह पे आके मिल गए, ठीक है। अब जैसे ही सांस अंदर जाएगा तो यहां होता है आपका क्या, क्या होता है बताओ, फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। सबसे पहले होता है फेरिंग्स, ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फिर नीचे आता है ये देखो, ये यहां पे होता है वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स वो है जिससे कि मैं बोल पा रहा हूं, जहां से मेरी आवाज आ रही है, तो उस वॉइस बॉक्स को बोलते हैं साइंटिफिकली लेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब क्या होता है, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, ये देखो फेरिंग्स, लेरिंग्स, इसके नीचे गए तो क्या आता है आपका विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है वो शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, विंड पाइप जो होता है आपका शुरू हो जाता है, ठीक है, विंड पाइप शुरू हो गया। अब ये जो आप विंड पाइप देख रहे हो ना पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, है ना। मैंने उसको ट्रैक किया, मैंने उसको ट्रैक किया कि वो कहां जा रहा था, तुम्हारे पापा ने तुमको ट्रैक किया, ट्रैक किया, ठीक है। ट्रैचिया बोल सकते हो, ट्रैकिया बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात। अब ट्रैकिया के ऊपर ना ये कुछ रिंग्स होती हैं, यानी ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर कुछ ऐसी रिंग्स बनी होती हैं, ऐसी, ऐसा होता है ये, ऐसा होता है, जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम पता है क्या होता है, अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा, मान लो ये क्या है, मान लो इतना बड़ा पाइप है, ठीक है, और अगर उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा और जब तुम सांस छोड़ दोगे, बाहर छोड़ोगे, तो ये जो तुम्हारा ट्रैकिया है ना, ये जो तुम्हारा विंड पाइप है, ये कोलैप्स कर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा और ऐसे बंद हो जाएगा। ये दो हिस्से चिपक जाएंगे आपस में। तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। कल लिखवा दूंगा, अभी के लिए समझो ये क्या कर रहा है, ये कोलैप्सिंग से बचा रहा है, कोलैप्सिंग से बचा रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो ट्रैकिया था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट वाले लंग में आता है, एक लेफ्ट वाले लंग में आता है, ठीक है। तो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, है ना, एक राइट वाले में आता है, एक कहां जाता है, लेफ्ट वाले में जाता है। तो जहां पर ये डिवाइड हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। जहां पे डिवाइड हो रहा है, ये जो हिस्सा डिवाइड हो गया इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई। क्या बोल दिया बेटा, जल्दी बोलो, ब्रोंकाई, ठीक है। अब जैसे ये ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, है ना, ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाइस के बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मान लो ये एक ब्रोंकाई है, अब आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर चेंज हो जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और अब अगर मैं एक ब्रोंक्यूल की बात करूं, उसमें ना ऐसे एक गुच्छा सा होता है, जैसे तुमने वो खाया है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या, अंगूर, अंगूर खाया, ग्रेप्स, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स की डंडी, उसमें कितने सारे ग्रेप्स लटके होते हैं, इमेजिन करो एक बार, कर लिया, हाँ। सिमिलर ये जो ब्रोंक्यूल है इसमें ना ऐसे बहुत सारे ऐसे गोले 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 से लगे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो गोले 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 से मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एकदम इसके एंड पे होते हैं, ये जो तुम देख रहे हो एकदम इसके एंड पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वोलर सैक्स। क्या बोलते हैं, एल्वोलर सैक। सैक यानी गुच्छा, सैक यानी गुच्छा, एल्वोलर सैक, है ना। अब उस गुच्छे का जो एक एक पार्ट है, जैसे एक मैं ऐसे बोलूं ग्रेप्स का एक पूरा का पूरा गुच्छा है, उसका एक ग्रेप है, उस एक ग्रेप को यहां पर अगर मैं पूरे को हम एल्वोलाई सैक बोल रहे हैं, तो एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे एल्वोलाई। एल्वो, 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 स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं भाई मैं, क्या हो गया है मुझे, क्या स्पेलिंग लिखे जा रहा हूं यार मैं, क्या हो गया है मुझे, तुम्हारे साथ रहना मुझे बंद करना पड़ेगा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेकें हो रही हैं यार, रुको। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, सुनो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पहले से समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसेस क्या है बेटा, प्रोसेस पूरा का पूरा समझना। मैंने सांस ली, या तो मैं नाक से लूंगा या तो मैं माउथ से लूंगा, नेजल पैसेज या फिर माउथ का, माउथ की कैविटी है, दोनों जाके एक जगह पे मिलेंगी। सबसे पहले आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स, है ना। फिर आता है लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर आता है लेरिंग्स। कैसे याद करोगे, पीएल, पीएल, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, पीएल, पीएल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ठीक है जी। उसके बाद आता है क्या, ये आता है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप को हम साइंटिफिकली बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया पे है रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज।
ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई, 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 ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स, बहुत सारी ब्रांचेस। एक ब्रोंक्योल पे एक गुच्छा है, एक सैक है। किसका सैक है? एल्वोलर सैक है। क्या है? एल्वोलर सैक है। क्या है बेटा? एल्वोलर सैक है। अरे समझ लो, मैं बहुत मारूंगा। मैं 2 मिनट रुक जाओगे? 2 मिनट रुक जाओगे? फिर वही हरकत है। एल्वोलर सैक है, और एक एल्वोलर सैक के एंड में जो एक है, मान लो ये जो इकलौता है, ये एक जो ग्रेप्स है हमारा, एक जो अंगूर है, उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। जल्दी बताओ। बताओ। एल्वोलाई, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? उसको हम बोल रहे होते हैं एल्वोलाई। ठीक है। ये क्या डायग्राम समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या डायग्राम समझ में आया हमें? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, डायग्राम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यानी यानी ये पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है ना? अब बेसिकली काम कहां हो रहा है? काम एल्वोलाई में हो रहा है। एल्वोलाई में क्या काम हो रहा है वो मैं कल बताऊंगा, बट आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम एक दो बार प्रैक्टिस करके कल की क्लास में आना होगा। अच्छा, ये जो तुम पूरा का पूरा देख रहे हो ना, ये जो तुम यहां टच करके देखो, एक बार यहां टच करके देखो, टच करके देखो, अपने ही टच करना, किसी और क्यों? मतलब है ना? तो क्या है यार? हड्डियां हैं, हड्डियां महसूस हो रही हैं, हड्डियां महसूस हो रही हैं। क्या है? उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रिब केज। रिब्स का एक पूरा का पूरा केज होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये रिब्स हैं तुम्हारी। ये क्या है? ये तुम्हारी रिब्स कहलाती हैं। ठीक है। और ये जो नीचे का एक मसल तुम देख रहे हो, एक ना आपके आपके लंग्स के नीचे ना, आपके लंग्स में एक बेस होता है, नीचे मसल होता है एक। उस मसल को हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। डन, डन। इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल तुम एक बार इस पूरे के पूरे डायग्राम को क्या है, प्रैक्टिस करके आओगे। क्या ये प्रॉमिस हो गई कि कल तुम इस डायग्राम को एक बार पूरी की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे? बताओ, क्या ये अपनी प्रॉमिस हो गई? ठीक है, प्रॉमिस दे दो जल्दी। ठीक है, कल इसको प्रॉमिस करके आना है। कल मैं तुम्हें पूरी फंक्शनिंग बताऊंगा कि जो एल्वोलाई है उसके अंदर आखिर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही है, ये जो डायफ्राम है इसका क्या यूज है, ये सब तुम्हें मैं कल की क्लास में बताऊंगा। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कल हम पूरे रेस्पिरेशन को खत्म करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन है। प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो गया। ठीक है, ठीक है। और बेटा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं मजाक कर रहा होता हूं, ठीक है, बट जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, पढ़ लिया करो। स्पेशली पता है, अगर तुम एक लड़की हो ना, मैं हर एक लड़की से ना हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मन लगा के पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। पता है क्यों? कोई माने चाहे ना माने, लड़कियों की लाइफ जो है ना, वो थोड़ी मुश्किल तो होती है। एक लड़का ना अगर रात के 11 बजे भी आ रहा है ना और कुछ, तो भी उसके घर वाले बोलेंगे कि ठीक है, लड़का है, रात को घूम सकता है, आ सकता है। बट अगर एक लड़की जो कि अपनी मेहनत से एक जॉब भी कर रही है ना, अगर वो रात को 10 बजे अपने घर पे आएगी ना, तो पता है दुनिया क्या सवाल उठाएगी कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है, कौन सी जॉब कर रही है जिसमें कि इतना रात को आना पड़ रहा है घर पे। ये रियलिटी है लाइफ की। इसलिए मैं हर एक लड़की को एक ही मैसेज देता हूं कि जो पढ़ाई है, ये जो एजुकेशन है ना, इससे तुम खुद को बदल सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो। वो जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो जो तुम्हारे सपने हैं, वो तुम पूरे कर सकते हो। तो ये सपने पूरे अगर तुम्हें करने हैं ना, जो तुम देखते आ रहे हो, तो आज मेहनत से पढ़ाई करो, एक दिन वो सारे सपने पूरे। इंडिपेंडेंट होगे, इस सोसाइटी की बाउंड्रीज से बाहर निकलोगे और सक्सेसफुल होगे। ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं समझेंगे इस बात को, बट आई हैव सीन दैट, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई हैव सीन दैट थिंग्स। मतलब ये बोलने के लिए आसान होता है कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, बट आज भी अगर तुम किसी गांव में चले जाओगे ना, तो उस गांव का जरा हाल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना इंडिया डेवलप करा है और कितना नहीं करा है। हाँ, हम दिल्ली में बैठ के बात जरूर कर सकते हैं, बट एक गांव में बैठ के, राजस्थान के शहरों के अंदर, यूपी के शहरों के अंदर, बिहार के शहरों के अंदर बैठ के हमें बात कभी कर नहीं सकते। बहुत बड़ी सच्चाई है आज के समय पर भी। तो इसलिए बी इंडिपेंडेंट,
मेहनत से पढ़ाई करो, है ना। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बट अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, तुम इस पढ़ाई की बदौलत अपनी जनरेशंस को बदल सकते हो, अपनी जनरेशंस को। तुम अपने पूरे खानदान के इकलौते वो इंसान हो सकते हो जिसने अपनी पूरी जनरेशंस बदल दी। रियलिटी है, मैंने करा है, तुम भी कर सकते, तुम भी कर सकते। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो। बाकी ठीक है, थोड़ा चिल चलता है, बट जब पढ़ाई चल रही होती है बेटा थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है ना, जाने। चलो ठीक है, कल का होमवर्क कल करके आना। कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हम कल रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक, ये ब्रीथिंग वाला टॉपिक खत्म करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे और उसके अलावा हम फिश के अंदर भी देखेंगे। रेस्पिरेशन का कल पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। चलो मिलते हैं, सी ऑल, सी ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, टेक केयर, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, मेहनत करते रहो और क्लास 10 इज दी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, इतना याद रखो। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेनी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, चिल करो यार, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है, सब कर लेंगे, अपन मिल के कर लेंगे, उतनी टेंशन नहीं लेनी होती। अभी लग रहा होगा भैया कितना आसान है आपके लिए बोलना, अरे यार मैं बहुत साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मान मेरी बात, उतनी स्ट्रेस नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो। चलो मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, मिलते हैं, टेक केयर।